सिंध का जो क्षेत्र है वहाँ पे भील समुदाय है, मोस्टली SC ST कम्युनिटी जो हमारे इधर की होती है उधर वो लोग बसे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही विकट है। बांग्लादेश में वही हाल है, कहाँ 15% हुआ करते थे, 22% हुआ करते थे और धीरे धीरे घटते घटते 8-10% पर आ गए। फ्रांस अभी जल रहा था कुछ समय पहले, स्वीडन बर्न कर रहा था, नॉर्वे में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, नीदरलैंड्स में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बर्मिंघम और लंदन ये सब UK का क्या हाल है वो तो हम और आपसे छुपा हुआ नहीं, कई बार मैं कोट कर चुका हूं। हम अपने युवकों को भेजेंगे असाइलम सीख करने के लिए और वहां पे सरकार पे दबाव बनाया जाता है वामपंथी संस्थाओं के द्वारा कि इनको फ्री हाउसिंग दो, इनको सारी सुविधाएं दो जो बाकी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है लेकिन इनको दो। इस तरह से चल रहा, तो ये ग्लोबली आप कह सकते हैं कि ये डेमोग्राफी में भी जिहाद का एक स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है। इनका शैक्षणिक स्तर हिंदुओं में जो सबसे अधिक जो वंचित समुदाय है SC और ST समुदाय उनसे भी नीचे है। फिर इनका दुरुपयोग मुल्ले मौलवी कट्टरपंथी लोग करते हैं कि ये पत्थरबाजी करवा, हम जो है बोल देंगे 2 बच्चों से अधिक है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, द मॉस्क्स देयर फंडर्स फ्रॉम आउटसाइड विल टेक केयर ऑफ इट। आप बिल ले आओगे ना तो आपके हिंदू परिवार वाले इसको माने, क्योंकि आपके पास मंदिरों का भी नियंत्रण नहीं है कि एक कॉर्पस फंड बना हुआ है और बोलेगा कि नहीं हिंदू बच्चे पैदा करो और यदि सरकार तुम्हें सहयोग नहीं दे रही तो हम तुम्हें करेंगे। उन्हें क्लैरिटी है, उनका मकसद क्या वो भूले नहीं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि हम आज जीतेंगे कल जीतेंगे, नहीं। उनका कालखंड जो है वो 1000 वर्षों का भी नहीं, वो अनंत काल तक का है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। और उसमें ये पॉपुलेशन जो है बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, अधिकाधिक लोगों तक ले चलिए। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक रिपोर्ट आई है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार कमेटी ने 167 राष्ट्रों पर एक अध्ययन किया कि किस तरह से जनसांख्यिकी में बदलाव किया जा रहा है। जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब किस क्षेत्र में किस धर्म या कल्चर के लोग या किस तरह की मान्यताओं को मानने वाले लोग कितने प्रतिशत में रहते हैं। जैसे कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, कोई हिंदू बहुल क्षेत्र होता है, कोई स्थल ऐसा है जहाँ पे आपको बौद्ध अधिक होंगे, तो इन सब को मिला करके जो कंपोजिशन होता है उसको डेमोग्राफी बोली जाती है। इस पर एक सर्वेक्षण आया और सर्वेक्षण जो है 1950 से 2015 तक के आंकड़ों के ऊपर हुआ और ऐसे देशों को देखा गया कि भागीदारी किस धर्म के लोगों के, किस मजहब के लोगों की कितनी बड़ी है जनसंख्या में और उसका इम्पैक्ट वहाँ की सरकार चुनने में या गवर्नेंस पे कितना हुआ है। ये आंकड़े जब सार्वजनिक किए गए हैं तो वामपंथियों में थोड़ा सा पैनिक आया है, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है वो चुनाव के मध्य में है। और इसके आंकड़े जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि भारत में, और ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं थे भारत के बारे में, लेकिन भारत के साथ ही बाकी 167 राष्ट्र में क्या चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तब यहाँ पे समस्या हमें दिखती है कि यह एक सामान्य सी बात नहीं है कि मुस्लिम जहाँ भी है, चाहे वो बहुसंख्यक है 38 राष्ट्रों में या अल्पसंख्यक है अन्य राष्ट्रों में, हर जगह पर मुस्लिम अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है और उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है बाकी जो दूसरे समुदाय हैं उससे बहुत ही अधिक है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में मुस्लिम समुदाय की बढ़ोतरी 1950 से 15 तक 43% हुई है, 43.15%। और वहीं हिंदू समुदाय जो है उसकी पॉपुलेशन में भागीदारी जो है लगभग 8% घटी है। हिंदू घट रहा है, मुसलमान बढ़ रहे हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो एक भारत में ऐसा चल रहा होगा, नहीं। नेपाल में भी जो हिंदू बहुल राष्ट्र है वहाँ पर भी हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, मुसलमानों की बढ़ी है। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है वहाँ पर भी बौद्ध की जनसंख्या, बौद्ध बहुल राष्ट्र है, बौद्ध की जनसंख्या वहाँ पे घटी है और मुसलमान की बढ़ी है। हालांकि श्रीलंका और भूटान में बौद्ध की जनसंख्या बढ़ी है। उसका एक कारण यह भी है कि वहाँ मुस्लिम बहुत ही छोटी माइनॉरिटी में है, इस कारण से उसका प्रभाव जो है आप नहीं देख सकते। तो ये सारा कुछ चल रहा था कि 167 राष्ट्रों में आखिर क्या बात है कि एक समुदाय लगातार अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता जा रहा है। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि
ये जब कमेटी की रिपोर्ट आई है तब रवीश कुमार जैसे लोग जो है बेचारे परेशान हो गए। उनको लगा कि यार ये जो हम लगातार एक वीव कर रहे हैं नैरेटिव, उसमें अचानक से इस तरह की बातें क्यों हो रही है। चुनाव के समय में ऑलरेडी नरेंद्र मोदी पहले चरण से ही हिंदू मुसलमान और ये सब कर रहे हैं, आरक्षण में किस तरह से सेंधमारी चल रही है वो कर रहे हैं, और हमारे पास तो अब कुछ बचा नहीं है, हम तो खाली रेटोरिक बांट रहे हैं कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आप चुनाव जो है ये आपका अंतिम चुनाव होगा। इस तरह के रील्स जो है ध्रुव टाइप के लोग बनाते हुए दिख रहे हैं। रवीश कुमार अलग प्रोफाइलिंग में लगा हुआ है कि मैं हूँ कन्हैया कुमार, मैं हूँ डॉक्टर कन्हैया, मैं हूँ फलाना, मैं जो प्रियंका गांधी बोल रही हूँ, मैं राहुल गांधी, इस तरह के वो थंबनेल्स क्रिएट करके उन सब की प्रोफाइलिंग करने में व्यस्त है। और ऐसे समय में हार्ड डेटा आता है जो केवल भारत पर फोकस नहीं है, केवल भारत पर रहता है। भारत में तो लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ है, भारत पर यह डेटा फोकस नहीं है, पूरे दुनिया में किस तरह से इस्लाम बढ़ता जा रहा है उस पे ये है। हालांकि वो तो डेमोग्राफी के ऊपर कर रहे थे, लेकिन इसमें फाइंडिंग्स जो आई हैं वो भयावह फाइंडिंग्स हैं। अब 38 ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जो घोषित रूप से मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र, वहाँ पर भी देखा गया कि मुसलमान बढ़ रहे हैं और वहाँ की माइनॉरिटी घट रही है। जैसे पाकिस्तान में हुआ, जब विभाजन के समय में जिस तरह के आंकड़े थे, अब मुझे लगता है 1-2% पे हिंदू जो है आ गया और उसकी स्थिति बहुत ही विकट है। उसी तरह यदि बांग्लादेश को लिया जाए तो वहाँ पर भी हिंदुओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। न केवल जनसंख्या में घटोतरी हुई है, बल्कि वहाँ हिंदुओं की स्थिति, जो सामाजिक स्थिति है, हर सप्ताह हम कुछ न कुछ ऐसे समाचार पढ़ते हैं कि वहाँ हिंदू को मार डाला गया, उसके मंदिर पे आक्रमण किया गया, हिंदुओं का मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, वो कोई पूजा आदि कर रहे थे तो उस पर जो है हमला किया जाता है। तो ये एक संगठित तौर से मुसलमान जहाँ पे भी बहुसंख्यक आबादी है, वहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक आबादी है उसके ऊपर किस तरह से हिंसा, रेप, मतांतरण, नरसंहार, ये सारा कुछ वो परपिट्रेट करते रहते हैं। और जिसके कारण कहीं ना कहीं या तो डर के आपके पास क्या बचेगा, क्या विकल्प आपके पास बचते हैं यदि आप माइनॉरिटी हैं एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र में, कन्वर्ट हो जाओ, जिसका दबाव आप पर लगातार आता रहेगा। जैसा कि पाकिस्तान में सिंध का जो क्षेत्र है वहाँ पे भील समुदाय है, मोस्टली SC/ST कम्युनिटी जो हमारे इधर की होती है, उधर वो लोग बसे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही विकट है। बांग्लादेश में वही हाल है, कहाँ 15% हुआ करते थे, 22% हुआ करते थे, और धीरे धीरे घटते घटते 8-10% पर आ गए हैं। और उनके ऊपर अभी भी मतलब दुनिया इतना बदल चुकी है, विश्व में अलग अलग तरह की चीज़ें आ गई, सब कुछ देखा सुना पकड़ा और समीक्षा की जा सकती है जिन चीज़ों की, उसके बाद भी खुल्लम खुल्ला नरसंहार हो रहे हैं, जिनोसाइड्स। और उसके बाद हिंदुओं को या बौद्धों को या जो भी ईसाई भी जहाँ पे हैं उन पे तरह तरह के बिना काम का मतलब ईश निंदा के कानून, ब्लास्फेमी का लगा के उनकी हत्या कराई जाती है, उनको डराया जाता है। एक विकल्प यही है, या तो भाग जाओ यहाँ से, या मतांतरण करो, या हम तुम्हारी बहु बेटियों का रेप करते रहेंगे, या फिर जो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, किसी भी बात को लेकर के तुम्हारी लिंचिंग हो जाएगी और तुम बचोगे नहीं। तो ये पूरा का पूरा चल रहा है। और जब समाज में इस तरह की चीज़ें चलती है तो उसका पॉलिटिक्स पे भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है, जिसको लेकर के ये सर्वे किया जा रहा था। गोल जो है, लक्ष्य पूरे विश्व में एक ही है, इनका सेम लक्ष्य है कि हम जहाँ पर भी हैं वहाँ हम बढ़ें। और एक बात आप इन सब बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जहाँ पर भी ये माइग्रेट करके जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमें सताया जा रहा है म्यांमार में, तो ये कहाँ जाते हैं? म्यांमार में सताया जा रहा है, बांग्लादेश क्यों नहीं ले रहा है? तो कोई इस्लाम वहाँ पे जाता है, जहाँ तुम्हारा कल्चर चलता है, जहाँ तुम्हारा मजहब, वहाँ क्यों नहीं जाते? नहीं जाएंगे। गाजा से जो लोग भाग रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मिस्र में तो जा नहीं रहे हैं, जॉर्डन में तो जा नहीं रहे हैं, सऊदी में तो जा नहीं रहे, कहाँ जा रहे हैं वो? या अमेरिका में जो पहुँच रहे हैं लोग, फ्रांस में जो पहुँच रहे हैं, इटली के तटों पे जो मतलब इन सब जगहों पे जो लोग आ रहे हैं, वो कहाँ से लोग आ रहे हैं? इन सब में आप देखेंगे कि ये केवल और केवल बहुत ही सक्षम नवयुवक आते हैं जो दैहिक रूप से सक्षम हैं, जो या तो युद्ध करने के लिए उद्यत होते हैं, दंगा फसाद करने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए होते हैं, रेप करने के लिए। इन सब के हमने उदाहरण यूरोप के अलग अलग शहरों में देखे हैं। फ्रांस अभी जल रहा था कुछ समय पहले, स्वीडन बर्न कर रहा था, नॉर्वे में इस तरह की घटनाएं हुई हैं।
नीदरलैंड्स में इस तरह की घटनाएं हुई। बर्मिंघम और लंदन, ये सब यूके का क्या हाल है वो तो हम और आपसे छुपा हुआ नहीं, कई बार मैं कोट कर चुका हूँ। ये सारा कुछ एक आप कह सकते हो वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह चल रहा है कि हम अपने युवकों को भेजेंगे असाइलम सीख करने के लिए, और वहाँ पे सरकार पे दबाव बनाया जाता है वामपंथी संस्थाओं के द्वारा कि इनको फ्री हाउसिंग दो, इनको सारी सुविधाएं दो जो बाकी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनको दो। इस तरह से चल रहा। तो ये ग्लोबली आप कह सकते हैं कि ये डेमोग्राफी में भी जिहाद का एक स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है। अब ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है जनसंख्या का बढ़ना? मतलब ठीक है, अब कहेंगे कि अजीत जी ये लोग तो बहुत कम थे, 9-10% थे, अब 14 पे आ गए, ठीक है 44-45%, 43% बढ़ाए, तो इससे समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये कोई अनायास नहीं हो रहा है। जो कहा जाता है ना ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये बहुत ही सोची समझी, मतलब एक षड्यंत्र के तरह इसे मैं देखता हूँ। और मैं ही नहीं देखता हूँ, पूरा विश्व इसे, जो भी जानकार लोग हैं, जो भी इस पर स्टडी कर रहे हैं, वो इसे षड्यंत्र के ही रूप में देखते हैं कि आप यह क्लेम कर रहे हो। अभी आए थे ना ढेर सारे वीडियो, लॉ एंड ऑर्डर जो है बदला है, ठीक है, लेकिन हम मोदी के विरोध में वोट देंगे। हमें निःशुल्क राशन मिल रहा है, लेकिन हम मोदी के विरोध में वोट देंगे। हमें घर मिल रहा है, लेकिन हम मोदी को वोट नहीं देंगे। ये सब कह के चला जाता है। और जब पूछा जाता है तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तो किसी के 14 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 10 हैं। 5-7 से कम कहने वाले आपको गांव में लोग मिलेंगे नहीं। ये जो ग्राउंड रिपोर्ट पे जो भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर मुस्लिम परिवार में 5-7 लोग हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक आंकड़े के अनुसार हर हिंदू परिवार में, एक हिंदू परिवार यदि है तो उसमें 4.3 सदस्य हैं, यानी 10 हिंदू परिवार है तो 43 लोग होंगे। वहीं हर मुसलमान परिवार में हर 10 परिवार पे 7 सदस्य एक्स्ट्रा है, 5, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, मतलब 10 मुसलमान परिवार 50 सदस्य। और ये आंकड़ा जैसे जैसे 1000 पे पहुंचता है, लाख पे पहुंचता है, करोड़ पे पहुंचता है, तो ये भयावह हो जाता है आंकड़ा। इस बात से डर लगता है हमें, इस बात से भय लगता है हमें। और एक बात और भी है कि जब आप इसको, ये केवल ऐसा स्टैंड अलोन बात नहीं है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गया तो क्या हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है, किसी का बढ़ रहा है, घट रहा है, लोग ही तो हैं। क्या वो केवल लोग हैं, या फिर वामपंथियों या कट्टरपंथियों के भड़काए जाने पे ये कभी शाहीन बाग में बैठते हैं, कभी ये जंगलों को जला रहे हैं, उत्तराखंड में जंगल जिहाद कर रहे हैं, कहीं ये जो है लैंड जिहाद कर रहे हैं, भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, मजार बनाए जा रहे हैं, सड़कों पे मजार, रेलवे स्टेशन के बीच में मजार, ट्रैक के बीच में मजार, सड़क के ऊपर मजार, फ्लाईओवर के ऊपर मजार, ये करके जो अतिक्रमण किया जा रहा है वक्फ के माध्यम से। लव जिहाद पे इतनी चर्चा होगी, मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। लैंड पे बोल देगी वक्फ की, ये हमारा लैंड है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हर रूप में, हर रंग और रूप में ये जिहाद का फॉर्म जो है ना, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते लव से लेकर के ये वोट जिहाद तक आ गया। आपने वो सलमान खुर्शीद जो था, उसकी भतीजी का आप सुना होगा आप लोगों ने। इस कारण से ये पूरा का पूरा भयावह है। अब आप कहेंगे कि हाँ, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी लाना चाहिए। लेकिन अजीत जी, आप तो उसके विरोध में रहते हैं। विरोध में मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब भी इस तरह की विधि व्यवस्था होती है, कानून बनता है, कोई एक्ट पास होता है, तो उसका पालन करने वाला एक ही समुदाय का व्यक्ति होता है। हिंदू हम दो हमारे दो कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है, जब से पॉलिसी नहीं आई है तब से कर रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक बच्चे पालना एक समस्या है। इस कारण से वो सदैव ही दूसरे रास्ते अपनाता है कि हम 4 नहीं 2 बच्चे करेंगे, 1 बच्चे करेंगे और उसको अच्छी एजुकेशन देंगे ताकि वो एक अच्छे समाज का हिस्सा बने। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो अभी मैं बोल रहा था कि नंबर है तो क्या हो गया, उसको आप जोड़िए ना, उसको देखिए कि इनका शैक्षणिक स्तर क्या है, कितने प्रतिशत इनकी महिलाएं शिक्षित हैं। इनका शैक्षणिक स्तर हिंदुओं में जो सबसे अधिक जो वंचित समुदाय है, SC और ST समुदाय, उनसे भी नीचे है। तो फिर ये क्या करते हैं, फिर इनका दुरुपयोग मुल्ले मौलवी कट्टरपंथी लोग करते हैं कि ये पत्थरबाजी करवा। कौन सा ऐसा त्योहार बचा हिंदुओं का
जिस पर इनकी पत्थरबाजी या फिर दंगे का आगजनी की इसकी छाप नहीं पड़ी। हर प्रदर्शन पे, हर यात्रा पे, हर शोभा यात्रा पे, हर जुलूस पे, हर त्योहार पे इनके पत्थरबाजी की अमिट छाप जो है पड़ी हुई है और उसका फुटप्रिंट एक्सपैंड होता जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ले आओगे, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि ये अल्लाह की नेमत है, ये ऊपर वाले की देन है, और आप फिर उस पर लगा दोगे कि नहीं अजीत जी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि हम जो है बोल देंगे 2 बच्चों से अधिक है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, द मॉस्क्स, देयर फंडर्स फ्रॉम आउटसाइड विल टेक केयर ऑफ इट। इस बात को समझिए। आप बिल ले आओगे ना तो आपके हिंदू परिवार वाले इसको माने, क्योंकि आपके पास मंदिरों का भी नियंत्रण नहीं है कि एक कॉर्पस फंड बना हुआ है और बोलेगा कि नहीं हिंदू बच्चे पैदा करो और यदि सरकार तुम्हें सहयोग नहीं दे रही तो हम तुम्हें करेंगे। हिंदुओं के साथ यह समस्या है क्योंकि तुम्हारे मंदिर भी सरकारों के नियंत्रण में, जिसका फंड इफेक्टिवली लेकर के मुसलमानों के हज यात्रा को, इन सब को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का फंड कहां से आता है? कौन फंड कर रहा है उसको? कल्चरल मिनिस्ट्री जो इतने फंड की उगाही करती है हमारे आपके मंदिरों से, वो पैसा भी तो बजट का ही हिस्सा बनता है, वो भी तो एक तरह का टैक्स है। तो वो टैक्स क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय में नहीं जा रहा है? इस बात को समझिए। और हिंदू मंदिरों का पूरा फंड यदि आप देखेंगे और कितना अल्पसंख्यक मंत्रालय पे आता है तो आप पागल हो जाएंगे देख करके। इसका कोई वैसे आंकड़ा तो है नहीं सॉलिड, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि तेलंगाना जैसी जगहों पे, तमिलनाडु जैसी जगहों पे, कर्नाटक जैसी जगहों पे इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं कि हिंदू मंदिरों के दान का पैसा जो होता है, जो हिंदू दान करते हैं, उससे कहीं पे बस स्टैंड बनाया जा रहा है, कहीं पे जो है मुस्लिम मौलवियों के जो फंड होते हैं, इनके महीने में इनको तनख्वाह जो दी जाती है उसको फंड किया जा रहा है, कहीं पे छात्रवृत्ति बांटी जा रही है, कहीं पे जो है चावल बांटा जा रहा है। ये सारी चीज़ें होती हुई दिखती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई भी बिल ले आइए, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, दे विल कीप ब्रीडिंग एट द सेम रेट जो कि 1950 से में दिखता रहा है। उन्हें क्लैरिटी है, उनका मकसद क्या वो भूले नहीं, वो चले हुए हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि हम आज जीतेंगे कल जीतेंगे, नहीं। उनका कालखंड जो है वो 1000 वर्षों का भी नहीं, वो अनंत काल तक का है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। और उसमें ये पॉपुलेशन जो है बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध होता है। आपके पास क्या है, आप जब लड़ने के लिए निकलते हैं, युद्ध में निकलते हैं, सैनिकों की संख्या होनी चाहिए ना, कितने सैनिक हैं आपके पास, इस पर डिपेंड करता है ना आप जीतेंगे कि नहीं। क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ना एक समय के बाद मैटर नहीं करता है कि वो युद्ध में कितना प्रवीण है, नहीं। उसके हाथ में पत्थर दे दिया, वो आप शोभा यात्रा निकाल रहे हो, एक बार पत्थरबाजी हुई, 2 बार हुई, 3 बार, कितने बार आप सहोगे? चौथी बार से कहोगे छोड़ो यार नहीं निकालना है। आपके माँ बाप आपको बोलेंगे क्यों जाना है उस जगह। तो इन सब चीज़ों को टोटलिटी में इस तरह से जोड़ करके मुझे लगता है कि देखे जाने की आवश्यकता है। अब क्या है कि जहाँ पे ये माइनॉरिटी में है वहाँ पे मतलब एक तो 14% माइनॉरिटी कैसे होते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि 5% 2% का रूल को अप्लाई कर देना चाहिए कि उससे ऊपर जो भी हो माइनॉरिटी नहीं कही जाएगी। मेजॉरिटी के अलावा जो भी है वो सारी माइनॉरिटी नहीं होती है, तो ये एक रूल होना। जहाँ पे भी ये रहेंगे, मेजॉरिटी है तब तो इनके मज़े हैं ये अपने हिसाब, जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ ये विक्टिम कार्ड खेल करके आपके आरक्षण में भी सेंधमारी करेंगे। क्योंकि कुछ पार्टियाँ हैं जो कांग्रेस अभी सिद्धारमैया सरकार ने किया है कि वो जो है ओबीसी समाज का आरक्षण जो है उसमें मुसलमानों को इंक्लूड कर रहा है। तो ये सारा कांड जो है वो आप पे धीरे 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 धीरे, एकदम ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आते उन्होंने दे दिया, नहीं, 75 वर्षों के बाद वहाँ पे पहुँचा है। यह स्थिति 75 वर्षों में बनी है कि अब मुसलमानों को भी इंक्लूड किया जा रहा है इस रिजर्वेशन में। तो इस कारण मैं कह रहा हूँ कि वो जहाँ पे फिट नहीं हो सकते वहाँ पे भी अपनी डेमोग्राफिक डेस्टिनी, जो एक बोला जाता है डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, तो इनकी जो डेमोग्राफिक डेस्टिनी है
उसका लेकर के, उसका प्रभाव डाल करके ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज तक में अतिक्रमण करते हैं, फोर्स करते हैं गवर्नमेंट्स को कि उनके मतलब की पॉलिसीज जो है वो बनाई जाए। अब एक और बात आती है जो मैंने पहले बोला कि टाइप ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। आप जहां भी पूरे विश्व में जहां पे भी ये माइग्रेट करके जाते हैं, प्रवासी बन करके जाते हैं और असाइलम सीख करते हैं, शरणार्थी बनते हैं, आप देख लीजिए हर जगह पे इनके क्राइम का रेट इनके पॉपुलेशन के परसेंटेज से बहुत अधिक होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2% नहीं, कई जगहों पे दुगना होता है। फ्रांस का आप डेटा निकाल करके देख लीजिए, आप जर्मनी का देख लीजिए, आप यूके का देख लीजिए, अमेरिका का देख लीजिए, जहां पर भी ये है वहां पे दे आर डिस्प्रपोर्शनेटली पार्टिसिपेटिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, और हर तरह के। कई जगह पे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब एक तो होता है दंगा कर दिया, लूट चोर मार, ये सारा चीज। आप यूके का याद कीजिए, 60 और 70 के दशक से ये लोग व्हाइट क्रिश्चियन यंग गर्ल्स को, और उसके बाद जब सिख लोग वहाँ पे जाने लगे, जब भारतीय मूल के भी लोग बसने लगे, फिर हिंदू लड़कियाँ जब वहाँ पे जाने, इन सबको टारगेट कर रहे थे। और पुलिस इसे पॉलिटिकली करेक्ट बनने के चक्कर में दबाए रखी, उसको इग्नोर किया उस डेटा को, और वो सब जानते थे क्या हो रहा है। अंत में वो एक बम फटता है और उसके बाद इन लोग को लगता है कि नहीं यार, इनफ इज इनफ। ये सारी चीज़ें चलती है। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ना खाली समस्या नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह के लोग जन्म ले रहे हैं और उनको जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है, मजहबी शिक्षा, वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो द वर्ल्ड विल सीज टू एग्जिस्ट एज इट इज नाउ, और हम उस तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात आती है कि करें क्या, इसमें क्या किया जा सकता है। यूरोप के लोग धीरे धीरे जग रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी जब फ्रेम कर रही है। आप इटली में मलोनी हैं, उनको आप जाकर के देख लीजिए कि उनकी पॉलिसीज किस तरफ की। डेनमार्क में, इन सब जगहों पे धीरे धीरे वहाँ की जनता ने विद्रोह करना आरंभ किया है कि ये नहीं चलेगा। लंदन में भी अब वोकल होके लोग बोल रहे हैं कि ये एक मेनेस है, वी नीड टू कंटेन इट। हालांकि लंदन और बर्मिंघम और ये पूरे यूके का कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। वहाँ पे अब कुल्लम कुल्ला इस तरह से आ रहा है, कहता हुआ वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग अब कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर समस्या है मुसलमानों से तो तुम दूसरे इलाकों में चले जाओ जहाँ तुम लोग अधिक मात्रा में हो, हम यहाँ पे रहेंगे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें हमारे तौर तरीके पसंद नहीं। आप सोचिए, माइग्रेट करके कोई कहीं से आया हो और वो वहाँ के मूल निवासियों को बोल रहा है कि तुम यहाँ से निकलो। और ये एक समस्या एक जगह पे नहीं है, हर जगह पे 1-2% पे जब रहते हैं तो मिलजुल के रहेंगे, और 10% से ऊपर जो ही जाता है तो वो एक्सक्लूसिव जोन्स अपने लिए क्रिएट करने लगता है कि यहाँ से कोई जाइए, मुसलमानों का इलाका है, डीजे नहीं बजा सकते यहाँ पे, तुम वहाँ पे चर्च क्यों रखे हो, हमारी विसिनिटी में है, चर्च में घंटी क्यों बज रही है, चर्च से आवाज़ें क्यों आती है, हमें जो प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से दे पुश फॉर देयर राइट्स, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। डी रेडिकलाइजेशन, इनके मदरसों की, मस्जिदों की मॉनिटरिंग जो है वो आवश्यक है, वहाँ किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, और इनकी महिलाओं को टारगेट अगर करके गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है कि डोंट बी जस्ट ब्रीडिंग मशीन फॉर योर काउंटर पार्ट्स, उनको शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे लोग बनाओ, तब जाके, नहीं तो ये राष्ट्र के संसाधनों को बचाने के लिए हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं 1 बच्चा करेंगे, 2 बच्चा करेंगे मैक्सिमम, वहीं पे दूसरे लोग की नहीं बच्चे पैदा करो, निःशुल्क राशन मिल रहा है, सरकार तो देगी, सरकार का ये दायित्व है कि वो हमें पाले, वो उधर उस तरह से सोच रहा है। इनकम टैक्स में भी अगर कोई डेटा इस तरह का स्प्लिट आ जाए तो हमें भागीदारी पता चल जाए कितने लोग किस कम्युनिटी से इनकम टैक्स देते हैं। ये सारा डेटा अगर आ जाए तो हमें पता चलेगा। जिनकी परचेजिंग पावर जो है पर कैपिटा बहुत कम है, वो जीएसटी के भी माध्यम से या जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है उनके माध्यम से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारे डेटा भी यदि निकाले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टैक्स कौन कम्युनिटी दे रही है, उसका प्रोपोर्शन अपने पॉपुलेशन के परसेंटेज से ज़्यादा ही निकलेगा, और कौन कंज्यूम कर रहा है वो आपको दिख जाएगा। तो ये सारा जो है एक बहुत ही मुझे लगता है कि एमिनेंट थ्रेट टाइप की सिचुएशन है, और इस पे सरकारों को
बात करना चाहिए। और सरकार तभी बात करेगी जब आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन तक इन सब जो प्रत्यक्ष समस्याएं हमारे सामने आ गई हैं, इन पर जब तक आप बात नहीं करें, उनसे चर्चा नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे लिखेंगे बोलेंगे नहीं, तब तक जो है ये सब कुछ रुकने वाला नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आपको क्या लगता है कि इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो भी कमेंट में लिखें। यदि आप हमें और भी सहयोग करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। QR कोड के माध्यम से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, नीचे आपके नंबर है स्क्रीन पे। विदेश में जो भी बैठे लोग हैं वो पेपाल के माध्यम से, पेट्रियन के माध्यम से हमें सशक्त बना सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।